नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह। नमस्कार। हिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज हम लोग अपनी पिछली बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। पिछली बातचीत हमारी आर्थिक मुद्दों पर जितेंद्र उत्तम नाम के विशेषज्ञ से हुई थी, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से संबद्ध है और एशिया उत्तर पूर्व के मामलों के जानकार हैं। सारी दुनिया में उनके लिखे बोले विशेष जर्नलों में छपते हैं और उस पर चर्चा होती है। हमारे भी तमाम कार्यक्रमों में वो हमारे गेस्ट रहे, उनका स्वागत है। आज का विषय वही है जो आप लोगों ने पिछले प्रोग्राम्स में कमेंट किए थे कि हमको बताइए कि देश के बैंकिंग की क्या हालत है, बैंकों में पैसा रखना हमारा कितना सुरक्षित है, आने वाले दिनों में आप भारतीय बैंकिंग का क्या भविष्य देखते हैं। तो एक आप बैंक के ग्राहक की हैसियत से आपकी चिंताएं थी, जायज चिंताएं हैं, किसी भी भारतीय नागरिक की होनी चाहिए। और जो अर्थव्यवस्था में दुनिया भर में और भारत में बदलाव आ रहे हैं, बहुत जो तेजी से आ रहे हैं, उसका क्या क्या असर किन किन चीजों पर कैसे कैसे पड़ रहा है और वो जमाकर्ताओं पर किस तरह से पड़ेगा। क्योंकि कुछ बैंक इस पिछले कुछ वर्षों में, 2-3 वर्षों में ही छोटे बैंक ही थे, लेकिन वो बंद हुए हैं। कुछ बैंक दूसरे बैंकों में मर्जर हुए हैं। बैंकों की जो एसोसिएशंस हैं कर्मचारियों की, वो लगातार हड़ताल कर रही हैं, उनकी राष्ट्रव्यापी हड़तालें हुई हैं, उनकी बहुत सारी शंकाएं हैं। तो ये सब मिला के हमारे देश में जमाकर्ताओं के सामने एक ऐसा वातावरण प्रस्तुत करती हैं जिसमें डर का माहौल और चिंता का माहौल है। इन्हीं सवालों पर बातचीत करेंगे आज जितेंद्र उत्तम साहब से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम लोग सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में जो बैंकिंग है, बैंकों का जो जाल है, उसका क्या हाल है, इस पर एक आपसे टिप्पणी हो जाए, फिर हम इसके अगले सवालों पर जाते हैं। स्वागत है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत इम्पोर्टेंट विषय है कि हमारी जो जीवन की जो पूरी बचत है, जो सेविंग है, वो अभी तक हम लोग केवल बैंक में रखते रहे हैं ज्यादातर। और जो अखबारों में लोग पढ़ते हैं, उसके आधार पर लोगों ने जाना होगा और समझा होगा कि किस तरह से हमारी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, उसके ऊपर करीब करीब 12 लाख 10 लाख से 12 लाख करोड़ के बीच में बैड लोन है। उसको कहते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। इसका मतलब किसी ने पैसा बोरो किया और बोरो करने के बाद वो संस्था या वो व्यक्ति वो पैसा लौटा नहीं पा रहा है, तो बैंक कुछ दिन तक वेट करते हैं, प्रोविजनिंग करते हैं, फिर उसको क्लासिफाई करते हैं कि ये बैड लोन है, ये नॉन परफॉर्मिंग असेट है, मतलब ये हमारा जो असेट है परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसके मिलने की संभावना नहीं है। तो एक तरफ से ये जो प्रेशर है बैंकिंग इंडस्ट्री पर कि उनके ऊपर अक्यूमुलेटेड कुल मिला करके 10 से 12 लाख करोड़ का जो बैड लोन है, उसको वो कैसे हैंडल करें, इसका बर्डन उनके ऊपर है। दूसरा बर्डन जो है हमारी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, उसके ऊपर है टेक्नोलॉजी का। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के लिए जो आदमी लगता था, एक कैशियर बैठा होता था हर बैंक में, आप जाइए, अभी भी बैठा होता है तमाम जगहों पर तमाम जगहों पर वो विलुप्त हो रहा है। दुनिया के बहुत सारे देशों में आप देखेंगे भी नहीं कि कोई कैशियर बैठा हुआ है। तो जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक प्रेशर डाल रही है बैंकिंग इंडस्ट्री पर, और वो प्रेशर ये है कि आप अपनी शाखाएं कम करिए, आपके जो एटीएम लगे हुए हैं उनमें भी जो पैसा निकालने में लोग पैसा बार बार निकालते हैं, रोज निकालते हैं, उनके ऊपर कुछ सरचार्ज लगाया जाए जिससे ये बार बार वहां न जाए। और इसका मतलब सीधा है कि आप जैसे इंटरनेट बैंकिंग करिए या तमाम प्रकार के दूसरे ऐप आ रहे हैं जो बैंकिंग को सहारा दे रहे हैं, उनके थ्रू आप करिए। इसका मतलब इंटरमीडिएशन जो है, मध्यस्थता, वो टेक्नोलॉजी करेगी, कोई आदमी नहीं करेगा। अगर आदमी करता है तो बहुत महंगा है। ठीक। उसके बाद जो तीसरा प्रेशर है बैंकिंग इंडस्ट्री पर, वो है जो पूरा का पूरा, हमने पिछली बार भी बात की थी कि जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो एक ट्रांजिशन फेज में आ गया है। जो बैंक बेस्ड फाइनेंस था वो कैपिटल मार्केट बेस्ड फाइनेंस की तरफ बढ़ गया है। मतलब जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप देखिए तमाम सारे जो आईपीओ आ रहे हैं, उनका जो
कॉर्पोरेट जो उनको क्रेडिट मिल रहा है वो वहां से मिल रहा है, बैंक में उनकी निर्भरता बहुत कम हो रही है। ठीक। तो ये 3 प्रेशर पॉइंट हैं, जी। इनको देखते हुए हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़े रिफॉर्म और रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। ठीक। हाँ, ये जो बात कर रहे थे हम कि बैंकिंग इंडस्ट्री की हेल्थ कैसी है, उसकी क्या हालचाल, उसका क्या मतलब इस समय स्थिति है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये समझना कि हमारा जो है, इसमें जो लिखा है GNPA, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, तो ये आपको दिखा रहा है रेड लाइन में, और ये देखिए ऐसे जाते हुए ऊपर जाता, थोड़ा नीचे आया, फिर भी जा रहा है, और ये करीब करीब आपका असेट क्वालिटी ट्रेंड ऑफ बैंक इन परसेंटेज, तो ये करीब करीब उसका 10% जो है, जो पहले 5-6% था 2015 में, 2022 में वो 10% से ऊपर है। ठीक। और जो नीचे की ये लाइन दिखाई दे रही है, स्टैंडर्ड रिस्ट्रक्चर्ड असेट्स, हाँ। इसमें क्या होता है कि ये रिस्ट्रक्चर हो गए हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए भूषण स्टील एक कंपनी थी जो बैंकरप्ट हो गई, और जी। जिसको टाटा ग्रुप ने खरीद लिया, तो वो एक प्रकार से रिस्ट्रक्चर हो गया, वो अमाउंट जो है रिस्ट्रक्चर हो चुका है। ठीक है। जो तो ये एनसीएलटी रीस्ट्रक्चर्ड जो अमाउंट के एनसीएल हिसाब से ये पिछले 5 सालों में, 7 सालों में घट गया है, और जो GNPA था वो बढ़ गया है। वो बहुत बड़ा है। हाँ, ठीक। तो ये काफी बड़ा गैप खड़ा हो गया है, ठीक। और इंडस्ट्री की हेल्थ को दिखाता है ठीक। कि कैसे हमारी जो बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर ये जो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं, NPA, जिसको ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं, टोटल मिला करके ठीक। वो कैसे बढ़ रहा है, और काफी बढ़ा है। अब इसको थोड़ा सरल भाषा में हमारे लोगों को समझाइए, इसका क्या मतलब? हाँ, इसका इसका मतलब यह है कि जो हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री है, जी। वो तमाम हम लोगों से हमारी जो है बचत, उसको बैंक में हम लोग जमा करते हैं, और उस बचत पे बैंक हम लोगों को वादा करती है कि हमको 5%, 3%, 4% इंटरेस्ट देगी। ठीक। उसके बाद वो बैंक जो है उस पैसे को तमाम सारी कंपनियों को उधार देता है, लेंड करता है। ठीक। वो लेंडिंग जो है बैंक ने कर रखी है, पर उस लेंडिंग में जो उसने हमने तो पैसा दे दिया बैंक में, बैंक को हमको पैसा देना है, पर ठीक। बैंक ने जो आगे पैसा उधार दिया हुआ है, उसमें जो है उसको पैसा नहीं मिल पा रहा है। ठीक। तो जब उसको पैसा नहीं मिल पा रहा है तो बैंक आ गए घाटे में। तो ठीक। उसको कहते हैं कि बैंक, कहते हैं कि रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक। ठीक। आपने सुना होगा, अखबारों में देखा होगा कि ठीक। सरकार जो है हर साल 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 करोड़ जो है पैसा डालती है बैंकों में। ठीक। स्टेट बैंकों को 2,000 करोड़ देगी, 4,000 करोड़ उसको देगी, इस टाइप से। तो ठीक। हमारा जो इस ये स्लाइड जो घाटा है, जो इस हाँ, को हटा ये जो एनपीए है, दें। हाँ, ये एनपीए जो है, ये इसको पूरा करना है किसी न किसी को। तो ठीक। ये सरकार पूरा करती है, और सरकार पूरा कैसे करती है? हमारी टैक्स पेयर्स की जो पैसा है हमारा, उसके द्वारा। हाँ, ये दूसरी स्लाइड है, हाँ। जो बैंक नॉन परफॉर्मिंग लोन्स टू ग्रॉस लोन्स, जो ठीक। पूरा पैसा बैंकों ने दिया है उधार, ठीक। उसमें जो है नॉन परफॉर्मिंग लोन जो है, जो लोग वापस नहीं आएंगे, उनका हिस्सा कैसे क्या है। ठीक। तो ये आप देखिए हाँ। कि ये दुनिया के कई देशों की तुलना भी इसमें है। तो ठीक। ये इंडिया है, उसके बाद इटली है, ब्राजील है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और चाइना है। ठीक। तो इसमें आप देखिए कि ये जो नॉन परफॉर्मिंग वाली जो बीमारी है, हाँ। ये बहुत बड़ी मात्रा में इटली में है। ठीक। हाँ, ये जो रंग है इटली वाला, ये हाँ। देखिए कितना ऊपर है उनका। ठीक। और उसके बाद हमारा देश 2012 में देखिए, हमारा जो नीली वाली जो लाइन है, ब्लू हाँ। लाइन जो है, हाँ। वो बहुत बड़ी नहीं थी, ठीक। पर धीमे धीमे 13 में थोड़ा सा बढ़ी, 14 में थोड़ा सा बढ़ी, 15 में बढ़ी, अब 15 देखिए 16 में बढ़ी, 17 में बढ़ी, तो ये बढ़ते जा रही है। हाँ, में और बढ़ी है, 18 में भी ऊपर है, तो ये हाँ, 18 का। आगे का भी, हाँ, आगे और बढ़ी है, इधर और बढ़ी है। ठीक। उसका डेटा इसमें नहीं है, 18 तक का डेटा है। ठीक। तो ये दिखा रहा है कि कैसे जो है, और अगर आप देखिए
अमेरिका का, तो अमेरिका का जो येलो लाइन है वो दिखाती है कि 12 में ज्यादा था, धीमे धीमे कम होते होते 18 तक अमेरिका का जो नॉन परफॉर्मिंग लोन है, जो बैड लोन है, वो कम हो गया। हुआ है। हाँ, तो इस तरह से जो है, इवन चाइना जो है, लाइट ब्लू जो है, हाँ, ये जो रेखा है यहाँ पर, हाँ, ये 2012 में चाइना का बहुत कम था, थोड़ा बढ़ा है, पर चाइना का दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम है। ठीक ठीक। तो हमारी तुलना केवल इटली से हो सकती है। अच्छा, हम इटली की ओर। और इटली जो है, जी हाँ, तो इटली का जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसकी हालत बहुत खराब है। जी 2013 के आसपास जी। ये कहा जाता था फ्रेजाइल 5, जो डगमगाते 5 कंट्री हैं, उनमें इटली भी बड़ी की मतलब बहुत मुख्य रूप से था। ठीक। और इंडिया भी उसमें आ रहा था 2013 में, जब गवर्नर रघुराम राजन ने जी एनआरआई से पैसा लेकर के क्राइसिस को किसी प्रकार दूर किया। ठीक। अच्छा, ये जो है, हाँ, कहते हैं कि इंडिया की जो बैड लोन जो प्रॉब्लम है, ठीक वो पिछले कई सालों में बहुत एग्रीवेट हुई है, बहुत बढ़ी है। ठीक। और इसके उदाहरण के रूप में, ये चेन्नई बेस्ड एक बैंक होता था, लक्ष्मी विलास बैंक, जी जी जी, डूब गया जो। जो डूब गया। हाँ, और इसके साथ में ही जो लोग थोड़ा थोड़ा भूलने लगते हैं, क्योंकि भूलने की बड़ी बीमारी है हिंदुस्तान में, ठीक। ये ILNFS, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मींस ये भी बहुत DHFL। पैसा लेके डूबा है। हाँ, बहुत डूबा है। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जिसको PMC लोग जानते हैं उसके नाम से, सबसे वो। पहला यही आया था, सबसे पहले इसी का नाम आया था जी, डूबने वालों में। हाँ, और एक बैंक और भी है, यस बैंक, हाँ, जो जो वो भी, उसकी गया भी है। हालत खराब हो गई। जी तो जब बैंकों की हेल्थ खराब होती है, तो फिर आप ये देखेंगे कि जो सरकारी बैंक है उसमें तो गवर्नमेंट पैसा भर देती है, पर जी जो प्राइवेट बैंक अगर गड़बड़ होते हैं तो ये कोलैप्स हो जाते हैं और इनकी बड़ी दिक्कत होती है। जी अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू आता है, जी। वो है कि ये जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, जी, सरकार कहती है हम इसको सुधारेंगे। ठीक। अब इस सुधार में, जी ये देखिए 3 बैंक हैं, जी। विजया बैंक, हम्म देना बैंक, ये हम्म, दोनों बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिए गए। ठीक। इस मर्जर में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर का बयान ऊपर लिखा हुआ है हाँ, संक्षेप में, कि जॉब। नो जॉब लॉस ड्यू टू बैंक मर्जर्स। हाँ, बैंक मर्जर से कोई जॉब लॉस नहीं होगा। ठीक। पर नीचे देखिए, BOB मींस बैंक ऑफ बड़ौदा, देना विजया बैंक मर्जर विल लीड टू जॉब कट्स। ये कौन कह रहा है? एम्प्लॉयज एसोसिएशन। ठीक एम्प्लॉयज कह रहे हैं कि इससे जॉब लॉस होगा। ठीक अब जिसका जॉब जाने वाला होता है वो ज्यादा जानता है कि जॉब कब जाने वाला है मेरा, ठीक वो ठीक बहुत परेशान होता है। ठीक। तो ये जॉब लॉस की चीज जो है, इसके बारे में न सीतारमन की बात सुनिए, न बैंक एम्प्लॉय की बात अगर सुनिए आप, तो दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। सिटी ग्रुप, हाँ जो बहुत बड़ा दुनिया का बैंक है, हाँ उसने फोरकास्ट किया, उसने भविष्यवाणी की है कि हाँ। करीब करीब, 1/3 जॉब खत्म हो जाएंगे बैंकिंग इंडस्ट्री से 2015 से 2025 के बीच, ये उसका फोरकास्ट। बिल्कुल, जी। हाँ। और उसने ये भी कहा है कि जो फ्यूचर ऑफ ब्रांचेस, जो हाँ ब्रांचेस हैं हमारी बैंक की, हाँ। उनका जो मेन फोकस रहेगा एडवाइजरी एंड कंसल्टेशन। का रह वो जाएगा। ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। जो हाँ, आपने बताया। मतलब पैसा निकाल के नहीं दे रहे हैं आपको, हाँ, केवल आपको तकनीक। एडवाइस देंगे, कंसल्टेशन देंगे। आपने बताया कि उसमें टेक्नोलॉजी आ जाएगी और बहुत सारे मनुष्यों के काम टेक्नोलॉजी ओवर पावर कर लेगी और उनको बाहर कर देगी। हाँ, ठीक। जो अभी थोड़े दिन पहले ये इशू बहुत बड़े मात्रा में, बड़े रूप में आया, जी कि गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ऐसा है, हिंदुस्तान में 1 लाख रुपया इंश्योर्ड मनी थी आपकी, जो डिपॉजिट है आपका। इसका मतलब मतलब कि ये। अगर बैंक में आपके आपके कितने पैसा भी जमा हो, अगर बैंक डूबता है, तो हाँ बैंक अभी तक था कि 1 लाख रुपया देगा, अब हाँ। 5 लाख रुपया देगा। ठीक। पर ये, इस बात को हमारे सत्तारूढ़ पार्टी ने बड़े ढंग से, बड़े विस्तार से इसको बताया कि हमने कितना बड़ा काम कर दिया। पर ठीक। हम ये बताना चाहते हैं कि कि दुनिया में आप दूसरे देशों दुनिया ने की तुलना, कर रखा है।
हाँ, दुनिया की तुलना में देखिए तो इंडिया में अब ये जो बढ़ करके 5 लाख रुपया हुआ है, ब्राजील में ये 44 लाख है, कोरिया में 31 लाख है, रशिया में 16 लाख है, जर्मनी में 80 लाख है, जापान में 66 और ब्रिटेन में 80 लाख है और अमेरिका में 178 लाख, मतलब 1 करोड़ 1.78 करोड़। हाँ। 1,78,00,000 है जी। हाँ। तो ये जो चीज है, ये डिपॉजिट इंश्योरेंस, अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं। अभी भी तमाम आदमियों का अगर पैसा बैंक में जमा है, बैंक डूबेगा तो ये 5 लाख उसको पूरा नहीं कर सकता है, एक बात। और दूसरा बात है, ये 5 लाख कब देंगे वो, ये भी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। बैंक डूबा, आपका 5 लाख का पता चला, एक पर्ची मिल गई आपको, स्लिप, कि अब ये आपको जो बैंक का ये सब कुछ बिक जाएगा तो 5 लाख दिया जाएगा। तो असल में जो बैंकिंग इंडस्ट्री और फाइनेंस के बारे में बात करने के लिए वो थोड़ा कहानी से हट करके, इसलिए हमने थोड़ा इस बार आंकड़े दिखा दिए लोगों को कि लोग ये ना समझें कि हम लोग कोई बैठ करके मनगढ़ंत कहानी कह रहे हैं। ठीक बात। असल में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि आजकल की दुनिया में बिना पैसे के कुछ नहीं चलता है। और आपका जो जमा पूंजी है वो बैंकों में है, और बैंक उस पैसे का क्या कर रहे हैं इस पर आपको नजर रखनी है। बैंकों ने पैसा जिसको उधार दिया, अगर वो वापस नहीं कर रहा है तो बैंक कहीं ना कहीं उस पैसे का इंतजाम करेगा। कैसे करेगा या आपको नहीं देगा, इसके लिए बड़ी सावधानी की जरूरत है। खासतौर से अभी तक जो बैंकिंग इंडस्ट्री थी वो पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत थी। बैंक जो है सरकारी होते थे, तो बैंक का कोई घाटा भी हो गया तो सरकार उसको भरती थी, रोती थी पर भरती थी। पर ये जो प्राइवेट बैंक हैं, इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर वो डूबते हैं तो कहां से भरेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो इंश्योरेंस की व्यवस्था की है, अब ये इंश्योरेंस का मतलब है आपके डिपॉजिट में कॉस्ट बढ़ना। इंश्योरेंस के लिए जो इसको इंश्योर्ड करेगा वो कुछ पैसा चार्ज करेगा। तो ये भी बैंकों पे एक बर्डन आएगा, जितना इंश्योरेंस बढ़ाएंगे तो बैंकों को उसका प्रीमियम भरना पड़ेगा। अब वो जो बैंक की कॉस्ट है वो भी आपसे कहीं ना कहीं लेना है उसको। अब कब लेंगे, कैसे लेंगे, पर बैंक वाले कहते हैं कि हम लोग ले ही लेते हैं जब लेना होता है, क्योंकि पैसा आपका जमा है, वो काटता है, केवल मांगता नहीं आपसे। हाँ। तो आने वाले दिनों में आपको ये लग रहा है कि कुछ बैंकों की संख्या कम होगी, बहुत सारे मर्जर होंगे, एम्प्लॉइज की संख्या कम होगी, और जो फाइनेंस मैनेजमेंट की कॉस्ट पब्लिक अभी तक दे रही है उससे ज्यादा कॉस्ट उसको देनी पड़ेगी, ये आपका कहना है? बिल्कुल। असल में 2 बैंक और गवर्नमेंट की लिस्ट में थे, शायद उनको मर्जर करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, पर वो लिस्ट में है और वो भी मर्ज होंगे। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें होनी है बैंकिंग इंडस्ट्री में, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बैंकों को अपनी जो मनी मैनेजमेंट की कॉस्ट को घटाना है। कॉस्ट घटेगी तब जब ये ब्रांचेस बहुत कम हो जाएंगी। ब्रांचेस होंगी तो वहां पैसा नहीं देंगे, वो एक आदमी बैठा रहेगा, कुछ बातचीत कर लेगा, बड़ा लोन लेने वाले हैं तो आपसे कुछ बातचीत करेगा। मतलब कंसल्टेशन, नॉट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के लिए वो कहते हैं कि सब लोग जो है ऑनलाइन आ जाएं। अब समस्या हमारे देश में ये है कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कंप्यूटर लिटरेसी तो दूर, फाइनेंशियल लिटरेसी तो दूर, उसके पास मोटी मोटी लिटरेसी नहीं है कि वो अपना साइन कर सके, वो कोई चीज पढ़ सके। तो ऐसे लोगों के ऊपर एक प्रेशर आ रहा है कि वो बैंकिंग कैसे करेंगे। जनधन योजना और सारी योजनाएं चला दी आपने, बैंक अकाउंट खोल दिए, पर अब बैंक वाला आपके सामने उपस्थित नहीं होगा। और आदमी जो है वो, उसके पास दूसरा टूल नहीं है, वो नेट बैंकिंग में नहीं जा सकता है। तो अब भारत सरकार ने, मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि उन्होंने ई रूपी लॉन्च किया है। एक वाउचर मिलेगा आपको, और उस वाउचर को बिना किसी इंटरनेट इनेबल्ड फोन के अलावा भी आप उसको यूज कर सकेंगे। पर
पर मनी मैनेजमेंट को लेकर के बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें आ रही हैं हाँ, और बैंकिंग इंडस्ट्री को उससे निपटना है किसी प्रकार। ठीक। तो मतलब कुल मिला के एक बड़ी खड़बड़ाहट सी मचने वाली है इस पूरे काम में, जो बैंकिंग का काम पहले था और जो इन परिवर्तनों के बाद अब आ रहा है। और बहुत सारी आबादी हमारी ऐसी है जो बिल्कुल, जैसा आपने कहा, बहुमत आबादी तो वैसी ही है जो अभी भी सामान्य अक्षर ज्ञान तक है या बिल्कुल ही नहीं है। और उसे हमने अकाउंट तो खुलवा दिया, लेकिन उसे अकाउंट ऑपरेशन और वो सब आता नहीं है ब्रांचों में। इसीलिए आजकल मेला जैसा हालत है। गाँव की जो ब्रांचें होती हैं, जब भी कोई सरकारी पैसा आता है या उनका अपना किसी योजना में कुछ पैसा होता है, तो निकालने के लिए वो मीलों लंबी लाइनें लगती हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज तो बढ़ नहीं रहे हैं और न ब्रांच ही बढ़ रही है। और आने वाले दिनों में आप बता रहे हैं टेक्नोलॉजी और इंसान कम कर देगी, तो ये समस्या भारत के लिए बड़ी अजीब सी होने वाली है। फिर भी आप क्या सोचते हैं, कितने फीसद बैंक ऐसे हैं जो इस पूरी आपाधापी में आने वाले सालों में डूब सकते हैं? इसमें डूबने से जो जो बड़ी बात यह है वो यह है कि एक्विजिशन एंड मर्जर। हम्म। जो जो वीक बैंक हैं उनको जो बड़े बैंक हैं वो कहते हैं बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ठीक। तो ये काम होगा और इससे जो है जो बड़े बैंक हैं उनको सुविधा होगी, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि तमाम अपने बिजनेस को बढ़ा सकेंगे। और छोटे बैंक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे। अब जो छोटे बैंक के कर्मचारी हैं जब बड़े बैंक में मिलेंगे, एक कस्बे में आप जाइए 4 बैंक की ब्रांचेज हैं, पर वो ब्रांचेज जो है एक बैंक में मर्ज हो चुकी हैं। अब वो बैंक वाला क्यों 4 ब्रांचेज रखेगा वहां पर? ठीक। तो इसका जो दूसरा बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है वही है कि इंडिया में बैंकिंग इंडस्ट्री एक बड़ा जॉब क्रिएशन करती थी। अच्छा। छोटे मोटे जगह पर लोग बैंकों का इम्तिहान देते थे, छोटा मोटा आदमी अपना बैंक की तैयारी करता था, कुछ पढ़ाई करता था इसी बहाने। जी जी जी। तो ये एक मतलब बड़ा जॉब लॉस आने वाला है, जो बेरोजगारी, कोई बोले नई और लहर, चाहे ना बोले। बेरोजगारी की एक हाँ। नई लहर आएगी जी। हम्म, हम्म, हम्म। तो इसके जी। हाँ, तो असल में क्या है, जो जो बात है कि लोगों को फाइनेंस की कोई जानकारी लेना और समझना दोनों बहुत मुश्किल की चीज है। हम एक बार एक बैंक में गए, हमारे कस्बे का बैंक था, और वहां बैंक वाले ने आदमी को बताया कि तुमको 91,000 रुपीज इंटरेस्ट का देना है। बोला ठीक। कैसा इंटरेस्ट? तो उसने कहा कि जो इंटरेस्ट ब्याज दर होती है वो आपको देना है। तो वो आदमी क्या कहता है कि मोदी जी कहन कि अब तो केवल 1% पड़ेगा इंटरेस्ट रेट। तो बैंक वाला बोला नहीं, मोदी जी कहन कि अब 1% इंटरेस्ट कम होगा, केवल 1% नहीं पड़ेगा। तो ये मोटी मोटी बात भी नीचे तक नहीं पहुंच पाती है। तो तो संभवतः जो है लोगों को बिना जानकारी के ये जो तमाम सारे बदलाव हो रहे हैं उन पे काफी भारी पड़ने वाले हैं। जो समझदार आदमी हो तो थोड़ा समझेगा। जो डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट मिल रहा था वो कम हो रहा है लगातार। इसमें आप क्या देखते हैं, भविष्य में और कम होगा? देखिए, ये जब भी कोई क्राइसिस, जैसे दुनिया में बड़ी क्राइसिस आई कोरोना की, तो इंटरेस्ट रेट एक मैकेनिज्म है, उसके थ्रू जो छोटा मोटा आदमी है इसका पैसा बड़े आदमी के पास पहुंच गया। ये एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। सरकारों ने कहा कि हमने बड़ी कंपनियों को सपोर्ट करना है, हमको ये करना है। इसके थ्रू तमाम जगह पर नोट की प्रिंटिंग शुरू हो गई, डॉलर प्रिंट किए गए। तो करीब करीब 9-10 ट्रिलियन डॉलर जो है तमाम सारे सेंट्रल बैंक्स ने प्रिंट किए। अब वो पैसा जब निकलता है तो वो कहाँ जाता है? वो रिटर्न के लिए इधर उधर भागता है। तो पूरी दुनिया में जो लिक्विडिटी बढ़ी उसके कारण हर जगह पर, इंडिया में भी आप रियल एस्टेट में भी देखोगे तो पैसा बाहर का आ रहा है। तमाम सारी कंपनियों में, स्टॉक मार्केट, हम लोगों ने बात की थी कि जी। इकोनॉमी में लोग कर रहे हैं, जॉब जा रहे हैं, कोरोना है, बंदी चल रही है, पर स्टॉक मार्केट ऊपर जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है। तो ये जो उसको कहते हैं कि
लूज मॉनेटरी पॉलिसी। लिक्विडिटी जब बढ़ती है और जब लिक्विडिटी बढ़ गई तो उसके कारण जो है सरकार बढ़ाती है इसको, तब उसी ढंग से इंटरेस्ट कम करती है और कॉर्पोरेट सेक्टर को कम इंटरेस्ट में पैसा मिल रहा है। अब इसकी कहते हैं एक लत लग जाती है। अभी आप देखिए, हर बार आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली होती है उसके पहले पूरा मीडिया चिल्लाता है कि इंटरेस्ट रेट कम करो, इंटरेस्ट रेट कम करो। तो बेसिकली ये 36 का आंकड़ा है। जो कॉमन आदमी है उसका पैसा बैंक में रखा हुआ है, तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर वाला कहता है कि भाई इंटरेस्ट रेट कम करो। जब इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो इसकी सीधे इनकम कम होती है। तो खास तौर से जो तमाम पेंशन, मतलब जो रिटायरमेंट के बाद लोग होते हैं, कुछ पैसा मिलता है उसको बैंक में डालते हैं, सोचते हैं कुछ मंथली इनकम बनेगी, उन लोगों का भी बुरा हाल है। और ये सिचुएशन काफी लंबी खिंची है, अभी खिंचेगी कुछ दिन। अब देखिए इसके बाद जो है वो, जब तमाम सारे दूसरे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ये शो करेंगे कि इकॉनमी बहुत ग्रो कर रही है, ओवर हीटिंग हो रही है, तभी जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होंगे। पर एक लंबा दौर जो है फाइनेंस का रहा, उसमें इंटरेस्ट रेट इतने नीचे हैं, उसका नुकसान तो लोगों को हो चुका है ऑलरेडी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी अच्छी जानकारियां आपने दी, जो कि बैंकिंग को लेके बहुत से जो पिछले हमारे कार्यक्रम थे सब में लोग ये पूछते थे अपने कमेंट्स में, और वो चाहते थे इस तरह का कार्यक्रम। अच्छी जानकारियां आपने दी। तो फिर हम लोग बात करेंगे ऐसे किसी विषय पर जो लोगों को ठीक तौर पर प्रभावित करता है और उनकी जीवन की जो गति है उसमें या तो अवरोधक बनता है या विकास लाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।